बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भाग 21 के अंदर हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 3.7 की प्रश्न संख्या 1 से 8 तक। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न प्रश्नावली 3.7 प्रश्न संख्या 1, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दें बच्चों, अनी और बीजू की आयु का अंतर आपको 3 वर्ष दिया गया है। तो अनी बड़ी है या बीजू बड़ा है हमें कुछ भी क्लियर नहीं है। तो हम प्रत्येक स्थिति में इसका उत्तर देंगे, प्रत्येक स्थिति में उत्तर देंगे। तो देखिए स्थिति 1, पहली स्थिति, यदि अनी बीजू से बड़ी है तब, अगर अनी बीजू से बड़ी है तब हम किस प्रकार से हल करेंगे। देखो इस स्थिति का हल देखिए, माना अनी की आयु बराबर x वर्ष तथा बीजू की आयु बराबर y वर्ष। अब देखिए, अब क्योंकि क्या है, प्रश्न में आपको दिया गया है अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है। तो देखिए क्योंकि धर्म की आयु बराबर है 2 गुना अनी की आयु, तो यहाँ से धर्म की आयु हो जाएगी, 2x वर्ष। कितनी हो जाएगी, 2 गुणा x अर्थात 2x वर्ष। तथा क्योंकि बीजू की आयु जो है वो किसके बराबर है, क्या कहा गया है, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। बीजू की आयु बराबर है 2 गुना कैथी की आयु। यहाँ से कैथी की आयु हो जाएगी बच्चों, कैथी की आयु हो जाएगी बीजू की आयु बटे 2 वर्ष। ये गुणा वाला 2 इधर बीजू की आयु में भाग लगा देंगे तो कैथी की आयु आ जाएगी। इन्हीं 4 लोगों की प्रश्न में बात हो रही थी, चारों की आयु की गणना हमने कर ली है बीजीय रूप में। अब प्रश्नानुसार देखिए बच्चों, प्रश्नानुसार आपसे कहा गया है बीजू और अनी की आयु का अंतर। तो देखिए अनी और बीजू की आयु में अंतर है 3 वर्ष। अनी बड़ी है तो अनी माइनस बीजू 3 दे रखा है, अनी x माइनस बीजू 3 वर्ष, समीकरण संख्या 1। फिर देखिए, फिर आपसे कहा गया है धर्म कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं 2x माइनस वाई बटे 2 लिखूं, ध्यान दीजिएगा, 2x माइनस वाई बटे 2 लिखूं या y बटे 2 माइनस 2x लिखूं, कौन सा अंतर लेंगे। ध्यान दीजिए, धर्म क्या है, धर्म है पिता। तो अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो पिता को क्या होना चाहिए, अधिक आयु का होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2x माइनस वाई बटे 2 बराबर 30, समीकरण संख्या 2। हल करेंगे किसी भी एक बीजगणितीय विधि से तो लिखेंगे बच्चों, देखो x का मान समीकरण 1 से निकालकर समीकरण 2 में रख दीजिए। लिखेंगे x का
मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर कौन सी विधि कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। x का मान हो जाएगा y प्लस 3, यहाँ रख दीजिए 3 में, तो 2 गुणा y प्लस 3 माइनस वाई बटे 2 बराबर है किसके? 30 के। तो ये हो जाएगा 2y प्लस 6 माइनस वाई बटे 2 बराबर 30। 2 से गुणा करें, 4y प्लस 12 माइनस वाई बराबर 30। यहाँ से देखिए 3y बराबर आ जाएगा 18। 3y बराबर कितना आ जाएगा? 18। देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 4y, 2 से गुणा करेंगे 12, इसको 2 से गुणा करेंगे सिर्फ y बचेगा। इधर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। बराबर 60। तो ये हो जाएगा 3y बराबर 48 और y बराबर आ जाएगा 16। y का मान आ जाएगा 16। अब देखिए x माइनस वाई बराबर है 3, क्योंकि x माइनस वाई किसके बराबर है? 3 के, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा? 19। y का मान रख दीजिए 19। अतः अनि की आयु जो कि आपने x मानी थी कितना है? 19 वर्ष। और बीजू की आयु वो कितनी आ जाएगी? 16 वर्ष। फिर से सोचिए बच्चों केस 2 के बारे में। यहाँ तो हमने कहा कि अनि बीजू से बड़ी है, तब ये समीकरण बनेगी x माइनस वाई बराबर 3। लेकिन स्थिति 2 पर विचार कीजिए। स्थिति 2, यदि बीजू क्या है? अनि से बड़ा है, तब हम अंतर कैसे निकालेंगे? तब देखिए y माइनस एक्स बराबर 3 रहेगा, ये समीकरण 1 हो जाएगी, और 2x माइनस वाई बटे 2 बराबर 30, ये समीकरण 2 रहेगी। अब x का मान निकालोगे तो y माइनस 3 होगा। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब अगर आप इसमें रखोगे तो देखिए आपको मिलेगा 2x की जगह मिलेगा y माइनस 3 माइनस वाई बाई 2 बराबर 30। सबको 2 से गुणा कर देंगे तो 4y माइनस 3 माइनस वाई बराबर कितना? 60। ये देखिए 4y में से 1y गया तो 3y, और 12 उधर जाके जुड़ जाएगा, 72 हो जाएगा। यहाँ से y बराबर आ जाएगा 24 या 72। y का मान 24 तथा बच्चों x का मान कितना आएगा? x का y की जगह 24 रख के देखिए तो x का मान आ जाएगा 21। इस स्थिति में अन्नी की आयु क्या रहेगी? अगर अन्नी छोटी है तो अन्नी 21 वर्ष की होनी चाहिए, और बीजू कितना होना चाहिए? 24 वर्ष का होना चाहिए। तो दोनों ही उत्तर आपको देने हैं, दोनों ही स्थितियों में उत्तर आपको निकालने हैं बच्चों। ठीक है, अन्नी बड़ी है तब भी और बीजू बड़ा है तब भी। ठीक है, इस तरीके से हल कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस प्रश्न में अब आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, एक मित्र दूसरे से कह रहा है कि यदि दूसरे वाला मित्र उसे 100 दे दे तो पहले वाला उससे 2 गुना धनी बन जाएगा। फिर दूसरा उत्तर में क्या कह रहा है उसे भी समझिए। यदि आप मुझे 10 दे दें, सिर्फ 10 दे दें, 100 नहीं 10 दे दें, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि
उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। और ये प्रश्न लिया गया है बच्चों भास्कर द्वितीय की बीजगणित से। भास्कर द्वितीय की किताब है बीजगणित, उससे ये प्रश्न लिया गया है। भास्कर द्वितीय कौन है बच्चों? महान भारतीय गणितज्ञ हैं, उनकी किताब से ये प्रश्न लिया गया है। आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। आपसे पूछा गया है क्रमशः उनकी संपत्तियां क्या हैं, तो हल में आप मान लेंगे उनकी संपत्तियां। माना कि दोनों मित्रों की संपत्तियां क्रमशः x तथा y है। अब ये x रुपए भी हो सकती हैं, हो सकता है स्वर्ण मुद्राएं हों उनके पास। भास्कर द्वितीय के टाइम की बात हो रही है। आपसे क्या कहा गया है? दोनों की संपत्तियां कितनी है वो ज्ञात कीजिए। तो आपने मान लिया कि एक की संपत्ति x है और दूसरे वाले की संपत्ति y है। फिर देखिए स्थिति 1, यदि मुझे 100 दे दो, अर्थात अगर दूसरे वाला पहले वाले को 100 दे देता है तो फिर उनकी मनी में, उनके धन में क्या संबंध होगा? पहले वाला 2 गुना धनी हो जाएगा। तो देखिए स्थिति 1 यहाँ समझिए, ये पहला मित्र है, ये दूसरा मित्र है। पहले वाले के पास है x, दूसरे वाले की संपत्ति है y। दूसरे वाले से 100 ले लो, मतलब इसमें से 100 कम कर दो और पहले वाले में 100 जोड़ दो, इसको दे दो। उससे ले लो, इसको दे दो। अब संबंध क्या है? तब ये जो x प्लस 100 है ना, ये इसका 2 गुना है, y माइनस 100 का। तो यहाँ से x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200 हो गया और x माइनस 2y प्लस 300 बराबर हो गया 0। समीकरण संख्या 1। पहली स्थिति में ये समीकरण बनेगी। फिर देखिए स्थिति 2, स्थिति 2 यहाँ पर विचार कीजिए। ये पहले मित्र की संपत्ति, ये दूसरे मित्र की संपत्ति। पहले वाले के पास x धन है और दूसरे वाले के पास क्या है? y धन। दूसरे वाले ने क्या कहा था? यदि ये पहले वाला उसको 10 दे दे, इसका मतलब इसमें से 10 कम कर ले और इसमें जोड़ दें, तब ये जो y प्लस 10 है ना, ये हो जाता है 6 गुणा x माइनस 10 के, अर्थात y प्लस 10 बराबर हो जाता है 6x माइनस 60 के। यहाँ से y बराबर हो जाएगा 6x माइनस 70। समीकरण संख्या 2। अब देखिए समीकरण 2 से जो y का मान आपने प्राप्त किया है उसको रख दे समीकरण 1 में। प्रतिस्थापन विधि का यूज में कर रहा हूँ बच्चों, तो लिखेंगे समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x माइनस 2y प्लस 300 बराबर 0। x माइनस 2y प्लस 300 बराबर 0। इसमें y की जगह रख देंगे 6x माइनस 70, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 6x माइनस 70 प्लस 300 बराबर 0। क्या यही थी समीकरण संख्या 1? x माइनस 2y प्लस 300 बराबर 0। y की जगह क्या रखेंगे? 6x माइनस 70, 6x माइनस 70। हल कीजिए बच्चों, x माइनस 12x, देखिए माइनस 2 से 6x को गुणा करेंगे तो माइनस का 12x, ये प्लस का आ जाएगा 140 प्लस 300 बराबर 0। यहाँ से देखिए
यहाँ से x में से 12x गया तो माइनस का 11x, उधर जाके प्लस का 11x हो जाएगा और बराबर में आपके पास आएगा 0 4 4। ठीक है, यहाँ से x का मान मिल जाएगा आपको 40। x का मान कितना मिल जाएगा? 40। x का मान मिल जाएगा 40 तथा x का मान समीकरण 2 में रखने पर y बराबर आपको मिल जाएगा 6x माइनस 70। y बराबर 6 चौक 24, 240 माइनस 70। तो क्या y बराबर आपके पास आएगा 071 170। अतः बच्चों हमें पता चल गई दोनों मित्रों की संपत्तियां। तो लिखेंगे अतः दोनों मित्रों की संपत्तियां क्रमशः कितनी हैं? क्रमशः पहले की आपने x मानी थी तो x का मान क्या आया? 40। यहाँ से 40 वह दूसरे की कितनी आई? दूसरे की y 170 है। ठीक है, दोनों की संपत्तियां हमें पता पड़ गई 40 और 170। अब पहले के पास 40 करोड़, दूसरे के पास 170 करोड़, ऐसा भी हो सकता है। इकाई हमें पता नहीं है कि संपत्तियां रुपए में है या फिर करोड़ रुपए में या लाख रुपए में या स्वर्ण मुद्राओं में, पता नहीं किस में, लेकिन आप इस तरीके से उनकी संपत्तियां ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, बीजगणितीय निरूपण करेंगे और उसके बाद में दोनों समीकरणों को किसी एक बीजगणितीय विधि से हल कर लीजिएगा बच्चों। x तथा y के मान आ जाएंगे तो यही नहीं छोड़ना है, पूरा लिखना है। अतः दोनों मित्रों की संपत्तियां 40 व 170। फिर देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बात हो रही है कुछ दूरी की और एक नियत चाल की। तो यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए लिखेंगे हल के अंदर, सर्वप्रथम लिख लेंगे माना कि रेलगाड़ी की नियत चाल बराबर x किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तथा नियत समय हो जाएगा y घंटे। अतः अभिष्ट दूरी, जो हमें दूरी निकालनी है, दूरी होती है चाल गुणा समय, x गुणा y, किलोमीटर में आएगी, xy किलोमीटर। अब देखिए प्रश्नानुसार अगर ये दूरी x गुणा y वो किस चाल से चले? वो चले x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो कितना समय लगता है? नियत समय से 2 घंटे कम। नियत समय से 2 घंटे कम। यहाँ से आपको मिल जाएगा x गुणा y बराबर x प्लस 10 गुणा y माइनस 2। यहाँ से x गुणा y बराबर xy माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20, और ये xy से xy कट गया और ये आ जाएगा 2x माइनस 10y प्लस 20 बराबर 0। 2 उभयनिष्ठ ले लीजिए तो हो जाएगा x माइनस 5y प्लस बच्चों 10
बराबर 0, समीकरण संख्या 1। तथा अगर ये दूरी एक्स वाई वो किस रफ्तार से चले, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम चले, अर्थात x माइनस 10 किलोमीटर की रफ्तार से चले, तब ये समय लगता है नियत समय से 3 घंटे ज़्यादा। ऐसा ही कहा गया है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चले तो 3 घंटे अधिक लगते हैं, अर्थात नियत समय जो y हमने माना है उससे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो यहाँ से x गुणा y बराबर आ जाएगा एक्स वाई प्लस 3x, 3 को x से गुणा करेंगे, माइनस 10 को गुणा करेंगे तो माइनस 10y माइनस 30। इस x माइनस 10 को इधर ले जाके गुणा कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा, देखिए xy से xy कट गया, आ जाएगा 3x माइनस 10y माइनस 30 बराबर 0, समीकरण संख्या 2। अगर आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करके अगर इसमें से घटा लेंगे तो y विलोपित हो जाएगा। विलोपन विधि से हल करूंगा दोनों समीकरणों को बच्चों। तो देखिए समीकरण 1 गुणा 2 माइनस समीकरण 2 से आपको मिल जाएगा, 2 से गुणा कीजिए, 2x माइनस 10y प्लस 20 बराबर 0, और ये है 3x माइनस 10y माइनस 30 बराबर 0। ये माइनस ये प्लस, घटाने के लिए चिन्ह चेंज करेंगे ना, ये आ जाएगा माइनस x, ये कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा प्लस 50 बराबर में 0। यहाँ से बच्चों x बराबर मिल गया है 50, x बराबर आ गया है 50। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था बच्चों, देखिए x माइनस 5y प्लस 10 बराबर 0, x माइनस 5y प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से 5y बराबर आ जाएगा 60 और y बराबर आ जाएगा 12, y बराबर आ जाएगा 12। अतः अभिष्ट दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, x गुणा y अर्थात 600 किलोमीटर। कितना, 600 किलोमीटर। अभिष्ट दूरी कितनी हो जाएगी, 600 किलोमीटर। देखिए बच्चों इस प्रकार से हल कर लेंगे प्रश्नावली 3.7 की प्रश्न संख्या 3 को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम नियत चाल और नियत समय मानेंगे। दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय x गुणा y। फिर अलग अलग चालों के लिए समय निकाल लेंगे। एक्स वाई दूरी है, x प्लस 10 चाल है तो समय y माइनस 2। एक्स वाई दूरी है, x माइनस 10 चाल है तो समय y प्लस 3। यहाँ से एक समीकरण, दोनों समीकरणों को हल करेंगे। x का मान 50, y का मान 12। अतः नियत दूरी, नियत चाल तो हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, नियत समय हो गया 12, और दूरी जो आपसे पूछी गई थी वो जाएगी चाल गुणा समय 50 गुणा 12, 600 किलोमीटर बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 4, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, अर्थात 3 विद्यार्थी और अगर प्रत्येक पंक्ति में खड़े कर दिए जाते तो एक पंक्ति कम बनानी पड़ती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों हल करते हैं। देखिए हल में हम सर्वप्रथम मान लेंगे पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। तो लिखेंगे माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर x तथा प्रत्येक पंक्ति में
प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या वो बराबर है y के। यानी कि x पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में y विद्यार्थी हैं। अतः कुल विद्यार्थी, कक्षा में कुल विद्यार्थी कितनी हो जाएंगे? कुल विद्यार्थी हो जाएंगे x गुणा y। भाई पंक्तियों की संख्या को प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या से गुणा कर लेंगे तो हमारे पास कुल विद्यार्थी आ जाएंगे। कैसे? जैसे मान लो तीन लोगों की 2 लाइनें हैं तो कुल कितने हैं? 3 गुणा 2। तीन लोगों की 3 लाइनें हैं तो कुल कितने हो जाएंगे? 9। तो पंक्तियों की संख्या को प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या से गुणा करने पर कक्षा में कुल विद्यार्थी आ जाएंगे। अब देखिए प्रश्नानुसार देखिए बच्चों, अगर मैं क्या करूं, प्रत्येक पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या 3 अधिक कर दूं, तब पंक्तियों की संख्या कितनी रह जाती है? 1 कम हो जाती है। x माइनस 1 पंक्तियां होंगी, ये भी कुल विद्यार्थियों के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से हल कर लेंगे आप तो x गुणा y माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3 बराबर xy। ये आ जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। समीकरण संख्या 1। तथा अगर हम क्या करें, प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम ले तो पंक्तियों की संख्या x प्लस 2 हो जाती है, जो कि कुल विद्यार्थियों के बराबर होगा। पंक्तियों की संख्या गुणा विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में गुणा करेंगे तो कुल विद्यार्थी x गुणा y के बराबर आएगा। यहाँ से देखिए x गुणा y प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 बराबर xy, और ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0। समीकरण संख्या 2। देखिए मैं लगा रहा हूँ विलोपन विधि से हल कर लूँगा। द्विचर रैखिक समीकरण युग्म हमें प्राप्त हुआ है। पहला समीकरण है 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0। x के गुणांक बराबर है, चिन्ह समान है, इसलिए घटा लेंगे। ये हो गया कैंसिल, 2y में से एक y गया y, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 बराबर 0। y का मान आ गया है 9। y के इस मान को किसी भी समीकरण में रखकर x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। 3x माइनस वाई का मान कितना है? y का मान है 9, माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से 3x बराबर 12 और x बराबर आ जाएगा 4। अतः पंक्तियों की संख्या तो कितनी है? 4 पंक्तियां हैं, हर पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? 9। कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 9 चौक 36। तो लिख देंगे अतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर 9 गुणा 4 अर्थात 36। कितने? 36 विद्यार्थी हैं कुल। इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 4 को हल कर लेंगे। फिर बढ़ते हैं आगे। इस प्रश्न के बाद देखते हैं हम प्रश्न संख्या 5। प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न संख्या 5। देखिए बच्चों, एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर है 3 गुणा कोण B बराबर है 2 गुणा कोण A प्लस कोण B। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। देखिए हल में हम लिख लेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC के
आंतरिक कोणों का योगफल बराबर होता है 180 डिग्री के। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ देखिए कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी, तो कोण ए प्लस कोण बी का मान निकाल लीजिए, आ जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण सी। समीकरण संख्या 1। फिर देखिए क्योंकि कोण सी बराबर है 2 गुणा कोण ए प्लस कोण बी के। कैसे? हमें ये दिया है ना, कोण सी बराबर 2 गुणा कोण ए प्लस कोण बी। तो कोण ए प्लस कोण बी का मान यहाँ रख दीजिए, कोण सी बराबर हो जाएगा 2 गुणा 180 डिग्री माइनस कोण सी। ये 2 को अंदर गुणा करेंगे तो यह जाएगा कोण सी बराबर 360 डिग्री माइनस 2 गुणा कोण सी, और यहाँ से कोण सी का मान आ जाएगा 120 डिग्री। कैसे? ये 2 गुणा कोण सी इधर आके जुड़ जाएगा, 3 गुणा कोण सी हो जाएगा, 3 का भाग 360 पे लगाएंगे तो कोण सी बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 120 डिग्री। अब देखिए क्योंकि कोण सी बराबर है 3 गुणा कोण बी, कोण सी किसके बराबर है? 3 गुणा कोण बी के, इसलिए यहाँ से 120 डिग्री बराबर आ जाएगा 3 गुणा कोण बी, और कोण बी बराबर आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, पुनः हमें पता है क्योंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, यहाँ से कोण ए प्लस कोण बी 40 डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री, कोण ए बराबर आ जाएगा 20 डिग्री। अतः हमें त्रिभुज के कोण ज्ञात करने थे, ए बराबर आ गया 20 डिग्री, कोण बी बराबर आ जाएगा 40 डिग्री, और कोण सी बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा अभीष्ट उत्तर। इस प्रकार से हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 5 को। फिर देखिए आगे प्रश्न संख्या 6। समीकरण दिए गए हैं आपको 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ आपको खींचने हैं। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन भी हमें करना है। तो पहले ग्राफ खींचेंगे, और हमें पता है ग्राफ खींचने के लिए जो समीकरण युग्म दी गई है पहले उसके हल ज्ञात करेंगे, कम से कम 2-2। तो देखिए समीकरण युग्म जो दी गई है वो है 5x माइनस वाई बराबर 5, ये समीकरण संख्या 1। दूसरी समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 और 2 के लिए हल सारणी ज्ञात करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 के लिए हल सारणी। तो समीकरण 1 के लिए हल सारणी इस प्रकार से बना लेंगे, यहाँ x के मान इधर y के मान। देखिए x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह आ जाएगा -5, x की जगह 0, y की जगह -5, y की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे तो x की जगह आ जाएगा 1। फिर समीकरण 2 के लिए हल सारणी तैयार करना बच्चों मैंने आपको सिखाया है कई बार, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। एक बार x की जगह 0, एक बार y की जगह 0। अब देखिए इसमें समीकरण 2 में x की जगह 0 रख के देखिए, x की जगह 0 रख के देखिए, y बराबर आ जाएगा -3, y बराबर आ जाएगा -3, y की जगह 0 रखेंगे, x बराबर आ जाएगा 1, x बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से हल सारणी तैयार कर लेंगे, और उसके पश्चात हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे दोनों समीकरणों का। देखिए ग्राफ पेपर ले लीजिए,
इस पर बना लीजिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। तो देखिए ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, एक्स ओ एक्स डैश, वाई अक्ष को वाई ओ वाई डैश। ये हो गया आपके पास दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, मूल बिंदु ओ। अब प्रत्येक समीकरण के जो दो दो हल आपने निकाले हैं उनको दिखाइए ग्राफ पेपर पे, 0, -5, x पे 0, y पे -5, x पे 0, y पे -5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 0, -5। दूसरा बिंदु क्या है, 1, 0, ये रहा 1, 0। दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए और सरल रेखा प्राप्त कर लीजिए समीकरण 1 द्वारा निरूपित। ये वो सरल रेखा है जो समीकरण 1 द्वारा निरूपित है, समीकरण 1 द्वारा निरूपित सरल रेखा, ठीक है। इसी प्रकार से समीकरण 2 द्वारा निरूपित रेखा भी 0, -3, ये रहा 0, -3 वाला बिंदु, 0, -3 और 1, 0 आपने ऑलरेडी दिखा रखा है। दोनों को मिला दीजिए और सरल रेखा प्राप्त कर लीजिए। ये समीकरण 2 द्वारा निरूपित रेखा। फिर आपसे क्या कहा गया था, फिर आपसे कहा गया था बच्चों, इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक याद कीजिए। तो इन रेखाओं और y अक्ष से जो त्रिभुज बन रहा है उसको देखिए, ये वो त्रिभुज है, मैं यहाँ इसको छायांकित कर देता हूँ, ये वो त्रिभुज है और इस त्रिभुज के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं और फिर हमें इसके क्षेत्रफल का भी परिकलन करना है। तो देखिए लिखेंगे अभिष्ट त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, देखिए ग्राफ पे एक शीर्ष तो है 1, 0 पर, एक आपके पास है 0, -3 पर और एक है 0, -5 पर। तथा क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से। आधार ले लीजिए आप, इसको देखिए ये हो जाएगा आधार, ये वाला। तो -3 से -5 के बीच की दूरी कितनी होती है, 2। ऊंचाई सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब, ये ऊंचाई कितनी है, 1, ऊंचाई है 1। तो 1 वर्ग इकाई आपके पास क्या आ जाएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं प्रश्न संख्या 6 को। समीकरण जो दी गई है उसके लिए आप हल सारणी बनाएंगे, ग्राफ में दिखाएंगे, सरल रेखा युग्म प्राप्त कर लेंगे। फिर y अक्ष और इन रेखाओं से जो त्रिभुज बना है उसको देखिए, उसके शीर्षों के निर्देशांक ग्राफ से देख के लिख दीजिए। क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, y अक्ष पर जहाँ बिंदु मिल रहे हैं यहाँ से आप आधार निकाल लीजिए, ऊंचाई हो जाएगी 1। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से आप निकाल लेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 7, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। कुछ रेखिक समीकरण आपको दिए गए हैं, उनको क्या करना है, हल करना है। देखिए प्रश्न संख्या 7 का भाग 1, इसमें जो समीकरण युग्म आपको दी गई है वो है px + qy बराबर p - q और qx - py बराबर p + q। किसी भी एक विधि से आप हल कर सकते हैं। तो हल में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो समीकरण युग्म दी गई है उसे, px + qy बराबर p - q, समीकरण संख्या 1। फिर
क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। समीकरण संख्या 2। मैं हल कर रहा हूं इसे वज्र गुणन विधि से, और वज्र गुणन विधि में हम क्या करते हैं, वज्र गुणन विधि में हम करते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान ज्ञात। तो यहां पर देखिए लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो a1 बराबर तो आपके पास आ जाएगा p, b1 बराबर आ जाएगा q, और c1 बराबर आ जाएगा माइनस p प्लस q। माइनस p इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का p हो जाएगा, प्लस का q हो जाएगा। a2 b2 c2 के मान हो जाएंगे तथा a2 का मान हो जाएगा q, b2 का मान हो जाएगा माइनस p, और c2 का मान हो जाएगा माइनस p माइनस q। देखिए a2 b2 c2 के मान q माइनस p माइनस q, इधर लाके सोचिए। फिर हम लगाएंगे सूत्र, वज्र गुणन विधि का सूत्र क्या है बच्चों, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान रखेंगे तो हमें मिलेगा x बटे b1 c2 q को गुणा कीजिए माइनस p माइनस q से, तो आपके पास आएगा माइनस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। ये सूत्र वाला माइनस b2 c1 माइनस p को उससे गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस का p स्क्वायर माइनस पी क्यू बराबर y बटे c1 a2, c1 को a2 से गुणा कीजिए, q को गुणा कीजिए उससे, तो आ जाएगा माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये सूत्र वाला माइनस। फिर c2a1 तो यह आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस पी स्क्वायर माइनस a2 b1 क्यू स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। फिर देखिए थोड़ा और कैलकुलेट कीजिए इसको, x बटे माइनस का पी क्यू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए माइनस का पी क्यू, ये पी क्यू कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ बचेगा आपके पास y बटे क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस का पी क्यू इस माइनस के पी क्यू से कैंसिल हो जाएगा। इधर माइनस उभयनिष्ठ ले लीजिए तो ये बच जाएगा आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब पहले और तीसरे को बराबर कर दीजिए, दूसरे और तीसरे को बराबर कर दीजिए, x तथा y के मान ज्ञात कर लीजिए। देखिए x बटे यहाँ पर माइनस उभयनिष्ठ लेंगे तो माइनस में क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर 1 बटे माइनस में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1, x बराबर कितना आ जाएगा 1, तथा y बटे है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 बटे है माइनस में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा -1। y का मान कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा बच्चों। इस तरीके से हल कर सकते हैं हम प्रश्न संख्या 7 के भाग 1 को वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके। आसान बन जाता है बच्चों इस प्रश्न के लिए वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना। फिर देखिए आगे
ये लिख लीजिएगा इसको। देखिए प्रश्न संख्या 7 का भाग 2, इसमें हमें समीकरण युग्म दी गई है ax प्लस बी वाई बराबर सी, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। तो हल में पहले हम दी गई समीकरण युग्म को लिख लेते हैं। ax प्लस बी वाई बराबर सी, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। ये समीकरण संख्या 1, ये समीकरण संख्या 2। किसी भी एक विधि से हल कर सकते हैं। मैं हल करूंगा इसको विलोपन विधि से। देखिए विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं और फिर जोड़ घटाकर उसको विलोपित कर लेते हैं। तो अगर आपको x का गुणांक बराबर करना है तो समीकरण 1 को b से और समीकरण 2 को a से गुणा करना पड़ेगा। y के गुणांक बराबर करने हैं तो समीकरण 1 को a से और समीकरण 2 को b से गुणा करना पड़ेगा। यहां मैं कर रहा हूं, देखो x के गुणांक बराबर, उसके लिए समीकरण 1 गुणा b से, 1 को b से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा abx प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर bc। समीकरण 3 के रूप में बदल जाएगा समीकरण 1 b से गुणा करने पर, तथा समीकरण 2 को मैं गुणा कर रहा हूं a से। तो a से गुणा करने पे आपको मिलेगा abx प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर a प्लस ac। ये समीकरण संख्या 4। क्या x के गुणांक बराबर हो गए, चिन्ह भी समान है, इसलिए क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से। 3 है आपके पास ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर बी सी, और यहाँ पर 4 है ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर ए प्लस ए सी। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये हो गया कैंसिल। यहाँ वाई उभयनिष्ठ आने के बाद में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाई कॉमन, यहाँ बच जाएगा बी सी माइनस ए सी। देखिए ए सी का भी तो चिन्ह चेंज करेंगे, तो ए का चिन्ह माइनस का और ए सी का भी चिन्ह किसका, माइनस का। यहाँ से y बराबर आ जाएगा a प्लस ए सी माइनस बी सी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने इसमें से भी माइनस उभयनिष्ठ ले लिया और इसमें से भी माइनस उभयनिष्ठ ले लिया। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और y का मान ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y के इस मान को समीकरण 1, 2, 3 या 4 में से किसी में भी रख देंगे और फिर x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो हम लिख रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो एक समीकरण 1 लिख लीजिए। समीकरण 1 है ax प्लस बी वाई बराबर सी, ax प्लस बी वाई बराबर सी। यहाँ हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। तो देखिए ये बन जाएगा आपके पास ax प्लस बी, y के स्थान पर y का मान a प्लस ए सी माइनस बी सी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में कितना है बच्चों, c। बराबर में कितना है, c। यही मान रखा है मैंने। b को अंदर गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा ax प्लस b को जब आप अंदर गुणा करोगे तो ab प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में कितना, c। सारी समीकरण को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से गुणा कर दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा ए एक्स प्लस, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी
बराबर सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात समझ में आई बच्चों आपको? मैंने पूरी समीकरण को इस हर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से गुणा कर दिया है। तो आपके पास बचेगा, देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा ए एक्स बराबर ए बी, यहाँ पहले कौन है, ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, इधर से गया, जो ये प्लस का माइनस का बी स्क्वायर सी था वो प्लस का बी स्क्वायर सी हो गया, ये माइनस का ए बी सी हो गया और ये माइनस का ए बी हो गया। ये दोनों पद कैंसिल हो गए। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा ए एक्स बराबर आपके पास आ गया ये और ये, इनमें से सब में से ए कॉमन आ जाएगा तो ए सी माइनस बी सी माइनस बी, ए से ये ए कट गया और x का मान आ जाएगा ए सी माइनस बी सी माइनस बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा x का मान। इस प्रकार से हल कर लेंगे हम प्रश्न संख्या 7 के भाग 2 को विलोपन विधि का प्रयोग करके। लेकिन अगर बच्चों आप इसमें भी वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे तो ये ज़्यादा आसान बनेगा। फिलहाल विलोपन विधि से मैंने आपको बताया है, तो आप इसको हल कर लेंगे विलोपन विधि का प्रयोग करके भी। वज्र गुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि भी आप इसमें लगा सकते हैं। x तथा y के मान इस प्रकार आपको मिलेंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न संख्या 7 का भाग 3। यहाँ पर दी गई समीकरण युग्म को लिखिए। पहले दी गई समीकरण युग्म है x बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर 0। समीकरण संख्या 1 ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समीकरण संख्या 2 किस विधि से हल करूंगा बच्चों इसको मैं? पहले भाग को हमने हल किया वज्र गुणन विधि से, फिर विलोपन विधि से। आइए अब दोहराते हैं हम प्रतिस्थापन विधि को भी। अलग अलग विधियों से करने का एक ही उद्देश्य है बच्चों, ताकि सारी विधियां जो भी मैंने आपको सिखाई उनका मैं रिवीजन करवा सकूं, रिवीजन भी करवा सकूं। इस प्रश्न में आप स्वतंत्र हैं किसी भी एक विधि का चयन करने के लिए। आपको जो विधि अच्छी लगती है, जिस विधि में आप सहूलियत महसूस करते हैं, आसानी महसूस करते हैं, आप उस विधि से हल कीजिएगा। यहाँ मैं सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से अलग अलग विधियों का प्रयोग करता हूँ बच्चों। हमने देख ली वज्र गुणन विधि, विलोपन विधि, अब देख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में क्या करते हैं हम, किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 1 से x बटे a बराबर हो जाएगा y बटे b। ये माइनस का y बटे b 0 में जुड़ जाएगा तो प्लस का y बटे b हो जाएगा और यहाँ से x का मान आ जाएगा ay बटे b। अब इस x के मान को समीकरण 1 से जो प्राप्त हुआ है उसे समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 देखिए ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, x का मान रख दीजिए। x का मान है ए वाई बटे बी। x का मान क्या है, ए वाई बटे बी प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर वाई बटे बी प्लस बी वाई बटे 1 लगा लूँ बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके भी बटे में 1 लगा लीजिए। हरों का लय से क्या आएगा, b। पूरी समीकरण को जब आप b से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। y उभयनिष्ठ ले लीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हमें इसे भी b से गुणा करना था, तो ये लो b से गुणा कर दिया। ठीक है, b से गुणा करना था ना पूरी समीकरण को, तो ये पद भी b से गुणा होगा। तो यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा b।
ये कैंसिल हो गया और y का मान आ गया है कितना, b। y का मान कितना आ गया है, b। y के इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे और x का मान प्राप्त कर लेंगे। देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें मिलेगा x बटे a माइनस वाई की जगह b बटे b बराबर ज़ीरो, बराबर ज़ीरो था ना बच्चों। देखिए x बटे a माइनस वाई की जगह b बटे b बराबर ज़ीरो। अब देखिए आगे b से b कैंसिल हो गया, एक आ गया, ये एक उधर जाके जुड़ जाएगा तो x बटे a बराबर 1 और यहाँ से x का मान आ जाएगा a। अतः हम लिख देंगे अभिष्ट हल हो जाएंगे x बराबर a और y बराबर b, x बराबर a और y बराबर b। फिर देखिए बच्चों अगला प्रश्न संख्या 7 का भाग 4। यहाँ पर समीकरण जो युग्म दी गई है उसे देखिए और लिख लीजिए। a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। समीकरण संख्या 1। समीकरण संख्या 2 देखिए a प्लस बी गुणा एक्स प्लस वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो ए बी से गुणा करेंगे, a प्लस बी से अंदर गुणा करेंगे तो a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समीकरण संख्या 2। तो जो दूसरी समीकरण दी गई थी उसको हमने इस रूप में लिख लिया है a प्लस बी को अंदर गुणा करके। अब ध्यान से देखिए y का गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर है। कौन सी विधि लगाएंगे, बिल्कुल विलोपन विधि। तो हम क्या करने वाले हैं, विलोपन विधि का प्रयोग करने वाले हैं और क्योंकि चिन्ह समान है इसलिए हम समीकरणों को घटा देंगे। देखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से समीकरण 1 को लिख लीजिए a माइनस बी एक्स a माइनस बी एक्स, ध्यान से लिखिएगा, प्लस a प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर है क्या। समीकरण 1 को लिख लिया, 2 को घटाना है, 2 को नीचे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर लिख दिया। घटाने पे चिन्ह चेंज होते हैं, हम सभी को पता है। देखिए ये तो हो गया कैंसिल, ये बन जाएगा आपके पास a माइनस बी माइनस a माइनस बी एक्स बराबर ये भी कैंसिल हो गया और ये हो गया माइनस का 2ab माइनस का 2ab माइनस का 2b स्क्वायर प्लस का a माइनस का a कैंसिल, माइनस b माइनस 2b एक्स बराबर माइनस 2b, इसमें से उभयनिष्ठ आ गया, a प्लस b बच गया। माइनस 2b से माइनस 2b कैंसिल, x का मान क्या आ गया, a प्लस b। x का मान क्या आ जाएगा, a प्लस b। x के इस मान को हम किसी भी समीकरण में रखकर y का मान प्राप्त कर लेंगे। x का मान आया है आपके पास a प्लस बी। तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, a माइनस बी एक्स, एक्स की जगह a प्लस बी प्लस a प्लस बी वाई बराबर था a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इसकी शकल मिलाइए बच्चों, शकल मिलाइए। क्या आपको सर्वसमीका याद है, a प्लस बी a माइनस बी वाली,
क्या होता है गुणनफल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको मिलेगा, प्लस में ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और y का मान आ जाएगा माइनस 2ab बटे a प्लस बी। ये y का मान हो गया और x का मान क्या था a प्लस बी। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, इस भाग को भी हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 7 के। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया है। देखिए अब आगे प्रश्न संख्या 7 का भाग 5। इसमें देखिए बच्चों समीकरण युग्म जो दी गई है उसे लिख लेते हैं। हल में सर्वप्रथम वही समीकरण युग्म लिखेंगे जो आपको दी गई है, 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74। यह है माइनस का 378x प्लस 152y बराबर माइनस 604। ये 152 है प्यारे बच्चों, 152y बराबर माइनस 604। समीकरण संख्या 1 समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 को ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा x तथा y के गुणांक परस्पर बदले हुए हैं और संख्याएं बड़ी बड़ी हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें लगानी पड़ेगी एक ट्रिक, और वो ट्रिक क्या है बच्चों, इन दोनों समीकरणों को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। आइए पहले जोड़ लेते हैं। समीकरण संख्या 1 प्लस समीकरण संख्या 2 से जोड़िए। 152 में माइनस 378 जोड़ोगे तो माइनस में 226 आएगा। ये हो गया माइनस में 226x, ये माइनस में 226y और इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस में 678 आएगा। माइनस का 226 उभयनिष्ठ ले लीजिए, बच जाएगा x प्लस वाई। इधर है माइनस में 678। माइनस के 226 का उधर ले जाके भाग लगा दीजिए तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 3। समीकरण संख्या भी 3। ठीक है, तो देखिए अब x तथा y के गुणांक क्या हो गए, छोटे छोटे हो गए, एक एक गुणांक हो गए। अब घटा लीजिए समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से जब आप घटाएंगे तो देखिए माइनस करना है तो 152 माइनस 378, तो ये देखिए 152 माइनस करना है माइनस का 378, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद में 8 और 2 10 हासिल 1, 8 और 5 13 हासिल 1, तो ये हो जाएगा 530। कितना हो जाएगा 530x। ठीक है, इन दोनों को घटाइए तो माइनस में आ जाएगा 530y, 530y और बराबर में क्या आ जाएगा, देखिए माइनस 74 में से घटाएंगे 604 तो ये भी आ जाएगा प्लस का 530 आ जाएगा। क्या प्लस का 530 आ जाएगा। 530 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 1 आ जाएगा। समीकरण संख्या 4। तो ट्रिक समझ में आई आपको, इतनी बड़ी संख्याओं में उलझना नहीं है, आपको याद रखना है। किस प्रकार से याद रखेंगे, x तथा y के गुणांक क्या हैं, बड़े बड़े हैं और एक दूसरे में एक समीकरण से दूसरे समीकरण में चेंज हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। तो हम समीकरणों को जोड़ेंगे और घटाएंगे, समीकरण 3 और 4 प्राप्त हो जाएंगी। तो देखिए अब समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 से अब इन दोनों समीकरणों को जोड़िए तो 2x बराबर आपके पास आ जाएगा 4 और यहां से x बराबर आ जाएगा 2 तथा x का मान समीकरण 3 में रखने पर y बराबर देखिए कितना आ जाएगा। समीकरण 3 में x का मान रख दीजिए 2, y बराबर आ जाएगा 1। x बराबर 2 और y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों आपको
1। समझ में आया? प्रश्न संख्या 7 का भाग 5 आपको किस प्रकार से करना है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आप याद रख पाएंगे बच्चों आसानी से। देखिए अब आखिरी सवाल प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न संख्या 8। यहां पर दिया गया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यहां इस शब्द पे गौर कीजिए बच्चों, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का एक गुणधर्म आप सभी को पता होना चाहिए। चक्रीय चतुर्भुज का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, क्या है? इसके सम्मुख कोण समपूरक। समपूरक का मतलब योगफल 180 डिग्री होते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज नाम आते ही ये गुणधर्म आपको याद आ जाना चाहिए। अब पढ़िए आगे, देखिए आकृति 3.7 में इस प्रकार से एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात करने हैं। कोण ए आपको दे रखा है 4y + 20 डिग्री, बी आपको दे रखा है 3y - 5, सी दे रखा है -4x और डी दे रखा है -7x + 5। तो गुणधर्म कौन सा है? सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसी गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हल में लिखेंगे, हल में हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। अतः कोण A प्लस कोण C बराबर कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। सम्मुख कोण A के सामने वाला C, A और C का टोटल 180 डिग्री, B और D का टोटल 180 डिग्री। इस प्रश्न में भी बच्चों यही एक ट्रिक है। अगर आपको चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा नहीं पता तो आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। एक चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है यदि इसके चारों शीर्ष किसी वृत्त के ऊपर स्थित हों और इसका एक ही गुणधर्म है, वो क्या है? इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। तो इस गुणधर्म का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। देखिए A और C का योग कीजिए, -4x, A तो है 4y + 20 डिग्री, ये तो है 4y + 20 डिग्री, और C है -4x, योगफल होगा 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से -4x + 4y बराबर हो गया, ये 20 डिग्री उधर जाके घट जाएगा 160 डिग्री। 4 कॉमन ले लीजिए, -x + y, 4 चौक 16, 40 डिग्री। समीकरण संख्या 1। तथा कोण B और कोण D देखिए, 3y - 5, 3y - 5 डिग्री, 3y - 5 डिग्री, -7x + 5 डिग्री, और दूसरा कोण है -7x + 5 डिग्री बराबर कितना होगा? 180 डिग्री के। -5 डिग्री + 5 डिग्री कैंसिल, -7x + 3y, -7x + 3y बराबर कितना जाएगा? 180 डिग्री। समीकरण संख्या 2। किस प्रकार से दो समीकरण प्राप्त करेंगे? हम प्राप्त करेंगे बच्चों इस गुणधर्म का प्रयोग करके। कौन से गुणधर्म का? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समपूरक। इस प्रकार से दो समीकरण प्राप्त हो गए। x तथा y में द्विचर रैखिक समीकरण युग्म में प्राप्त हो गया। किसी भी एक बीजगणितीय विधि से हल कर लेंगे। मैं लगा रहा हूं प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? -7x + 3y, -7x + 3y बराबर 180 डिग्री। यहाँ -7x + 3y
y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा x प्लस 40 डिग्री, y का मान हो जाएगा x प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ से -7x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। देखिए ये माइनस का 4x आ जाएगा, माइनस का 4x आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा 60 डिग्री और x का मान आ जाएगा माइनस में 15 डिग्री। x का मान क्या आ जाएगा, माइनस में 15 डिग्री आ जाएगा तथा y का मान आ जाएगा -15 डिग्री प्लस 40 डिग्री। 40 में से 15 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 25 डिग्री। y का मान कितना आ जाएगा 25 डिग्री। x तथा y के मान रखकर अब हम इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कर लेंगे। देखिए अतः आगे लिखेंगे, अतः कोण A बराबर 4y प्लस 20 डिग्री बराबर 4y की जगह 25 प्लस 20 डिग्री, 25 चौक 100 और 20 120 डिग्री हो गया। कोण B बराबर आ जाएगा 3y माइनस 5 डिग्री, 3 गुणा 25 75 माइनस 5 कितना हो गया 70 डिग्री। कोण C बराबर हो जाएगा -4 गुणा -15 डिग्री अर्थात प्लस का 60 डिग्री। कोण D बराबर है -7x माइनस 7x की जगह माइनस का 15 डिग्री प्लस 5, 15 7 105, 105 और 5 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण A बराबर 120 डिग्री, B बराबर 70 डिग्री, C बराबर 60 डिग्री और कोण D बराबर 110 डिग्री आपको मिल जाएगा। बच्चों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न में अब आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। याद रखिएगा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समपूरक, अर्थात इनके सम्मुख कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। प्रश्नावली 3.7 के सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। अब आप पुनः एक बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे। खुश रहिए, धन्यवाद।